हमारा आज का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चैप्टर एक्चुअल में आया ही क्यों। तो इस चैप्टर के आने का रीज़न सिर्फ ये हुआ कि जो कैशबुक का बैलेंस होता है, वो कैशबुक का बैलेंस अगर पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है तो उसे मैच कराना पड़ता है। कैशबुक का बैलेंस कुछ और शो हो रहा है और पासबुक में बैलेंस कुछ और शो हो रहा है। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस दोनों जगह अलग अलग अगर दिख रहा है तो उस केस में अलग होने का जो रीज़न है, उस रीज़न को कहीं हम लिखते हैं कि ये रीज़न था जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं किया था। तो वो जो हम रीज़न लिखते हैं वही रीज़न ही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसका पूरा नाम बन जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि जो हम रीज़न लिखते हैं वो स्टेटमेंट हुआ, तो वो स्टेटमेंट किस चीज़ का है? बैंक का है। किस बात का है? रिकन्सिलिएशन का है। किसका? रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समाधान करना। कोई समस्या हुई है उसका समाधान करना ही क्या कहलाता है? रिकन्सिलिएशन। तो इसका मतलब बैंक के स्टेटमेंट का समाधान कर दिया गया। ठीक है। तो कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग अलग होता है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब ये कैशबुक और पासबुक का बैलेंस अलग क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये तो आपने समझ लिया कि दोनों का बैलेंस अगर अलग अलग होता है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस क्यों अलग हो जाता है? तो उसके पीछे दो रीज़न होता है। एक होता है टाइम गैप रिकॉर्डिंग। टाइम गैप रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन समय में अंतर हो गया। और दूसरा होता है मिसिंग, भूल गए, लिखने से ही भूल गए आप, है ना। अब जैसे कैशबुक में कोई चीज़ लिखा गया और वो पासबुक में लिखा ही नहीं गया, या फिर पासबुक में कोई चीज़ लिखा गया और कैशबुक में, ये कौन से चीज़ हो सकते हैं अभी आगे इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कोई चीज़ आपने 1 तारीख को यहाँ लिख लिया और यहाँ पर अगले महीने के किसी तारीख को जा करके लिखा जाता है, तो दोनों जगह रिकॉर्ड करने में अलग अलग डेट हुआ कि नहीं। तो ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैच नहीं करता है। अब ये कैसे काम करता है तो उसको देख लेते हैं। कैशबुक कौन बनाता है, पासबुक कौन बनाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये कैशबुक कहाँ प्रिपेयर होता है और पासबुक कहाँ प्रिपेयर होता है। तो आपको पता होगा कि पासबुक बैंक वाले प्रिपेयर करते हैं, है कि नहीं। जब आप अपना अकाउंट कहीं बैंक में ओपन कराते हैं तो बैंक आपको क्या दे देती है? पासबुक। और उस पासबुक में आप नहीं लिख सकते हैं, उस पासबुक में हमेशा बैंक ही लिखती है। और जो बिज़नेस होता है वो बिज़नेस अपने यहाँ कैशबुक मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? आप लोगों ने कैशबुक सिंगल कॉलम और कैशबुक डबल कॉलम पढ़ा होगा। डबल कॉलम में आपने देखा था एक कॉलम कैश का हुआ करता था और एक कॉलम बैंक का हुआ करता है, यही ना। अगर हम कैशबुक के फॉर्मेट की बात कर लें, कॉलम और भी होते हैं लेकिन हम उतने ही कॉलम यूज कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत हो। यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर्टिकुलर होता है, ये अमाउंट का कॉलम होता है कैश वाला, और ये भी अमाउंट का कॉलम होता है लेकिन बैंक वाला, है ना। फिर से डेट रिपीट होता है,
फिर पर्टिकुलर, कैश और बैंक। ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है। अब सोचिए, ये बिजनेस है, बिजनेस के पास अगर 80 लाख रुपीज़ है, कितना रुपया, 80 लाख रुपीज़ है, तो आप सोचिए ये डर क्या आपको नहीं हो सकता है कि कभी भी चोरी हो जाए और मेरा 80 लाख रुपया चोरी हो जाएगा। बिजनेस में कभी भी चोरी पड़ जाए तो आपका 80 लाख रुपया चोरी के रूप में गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब जैसे यही हमारी कोचिंग है और बैंक का ऑप्शन ना होता तो कोचिंग की जितनी फीस आती, दो ही तरीके थे मेरे पास, या तो हम रूम पे रखें और या तो यहाँ कोचिंग में रखें। रूम पे रख के कोचिंग पढ़ाने आ जाएंगे तो भी हमेशा मन में डर बना रहेगा कि रूम पे कहीं चोरी न हो जाए, है कि नहीं। कोचिंग में अगर रख रहे हैं तो जब रूम पे सोने के लिए जाएंगे तब हमेशा डर बना रहेगा कोचिंग से कहीं चोरी न हो जाए। ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैंक का ऑप्शन आया। अगर आपके पास जो पैसा है वो आपकी आवश्यकता से लगता है कि अधिक है, तो जितना एक्सेस मनी आपको लगता है कि मेरे पास है उसे कहाँ रख दीजिए, बैंक में रख दीजिए। तो मान लीजिए इस 80 लाख से निकाल के 70 लाख रुपीज़ बैंक में आपने जमा करने के विचार किया, तो उसके लिए आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे बैंक में, तब पैसा जमा करेंगे कि ऐसे ही आप किसी बैंक में चले जाइए आपका पैसा जमा हो जाएगा। पहले आप बैंक के पास जाएंगे, उससे कहेंगे तो वो आपका अकाउंट खोलेगा। अकाउंट खोलने के बाद आपको पासबुक दे देगा। क्या दे देगा, पासबुक में एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। अब सोचिए, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप बैंक को 70 लाख रुपीज़ दे देंगे, तो उसको बैंक रिकॉर्ड करेगी कि आप रिकॉर्ड करेंगे, बैंक रिकॉर्ड करेगी। तो ये 70 लाख बैंक के लिए क्या होगा, असेट होगा कि लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी होगा, क्योंकि ये 70 लाख बैंक का पैसा नहीं है। एक्चुअल में ये पैसा किसका है, सिर्फ बिजनेस ने बैंक को दिया है कि भैया हमें डर लग रहा है कि चोरी हो सकता है, आप इसको रखे रहिए, हम जब मांगेंगे तो हमको दे दीजिएगा। तो ये 70 लाख रुपीज़ बैंक के लिए क्या होगा, और लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ता है कि नहीं, क्रेडिट से इंक्रीज होता है और डेबिट से डिक्रीज होता है। तो ये 70 लाख रुपीज़ कौन से कॉलम में लिख देगा बैंक, क्रेडिट के कॉलम में लिखेगा। कहाँ कौन लिखेगा, बैंक। इसीलिए हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे मोबाइल पे देखिए जो मैसेज आता है वो लिख के आता है कि आपका अकाउंट इतने रुपए से क्रेडिट हो गया। जैसे ही हम पैसा अपने बैंक से निकालते हैं तो मैसेज लिख के आता है कि आपने इतना पैसा निकाल लिया, तो मतलब आपका अकाउंट इतने रुपए से डेबिट हो गया। ये बात क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन। बिजनेसमैन क्या मेंटेन करता है, कैश बुक। अब ध्यान दीजिएगा, बिजनेस के पास 80 लाख रुपीज़ पहले किस रूप में था, कैश के रूप में था। तो कौन से कॉलम में दिख रहा था, कैश के कॉलम में दिख रहा था कि नहीं। और इसको लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बिजनेसमैन ने इस 80 लाख रुपीज़ से 70 लाख रुपीज़ कहाँ जमा कर दिया। सोचिए, चाहे आपके बैंक में पैसा हो चाहे आपके जेब में पैसा हो, होता दोनों आपका असेट ही है कि कुछ और, असेट ही होता है। तो इसका मतलब कैश बुक में जो भी पैसा दिखेगा वो हमारी असेट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर हमारा असेट है तो असेट किस साइड से बढ़ता है, डेबिट से इंक्रीज होता है और क्रेडिट से डिक्रीज होता है। यही आपका मेन बेस है। अगर इतना आप समझ जाएंगे तो BRS जैसा आसान चैप्टर कोई नहीं लगेगा। अभी आप पढ़े होंगे तो टफ लगता था, लेकिन अब देखेंगे तो आसान होगा। कैश
के फॉर्म में कितना पैसा था? 70 लाख रुपीज आपने कहाँ जमा कर दिया? तो बैंक में पैसा जाएगा तो भी तो आपका असेट ही है। बोलिए, चाहे कैश वाला बढ़े तब भी डेबिट से, चाहे बैंक वाला बढ़े तब भी डेबिट से। क्लियर है कि नहीं? कैश बुक में चाहे हमारा कैश के फॉर्म में पैसा बढ़ जाए, चाहे बैंक के फॉर्म में पैसा बढ़े, दोनों किधर दिखाएंगे? और अगर चाहे कैश के रूप में पैसा कम हो जाए, चाहे बैंक के रूप में पैसा कम हो जाए, किधर दिखाएंगे? क्लियर हो गया? अब सोचिए, कैश के रूप में 80 लाख रुपीस था, 70 लाख कहाँ जमा कर दिए? तो 70 लाख बैंक के कॉलम में चला जाएगा कि नहीं? बोलिए, जिस दिन आपने 70 लाख बैंक में जमा किया उस दिन आपके बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 70 लाख कर दिए। लेकिन आपका कैश वाला बैलेंस कितना है? कैश वाला बैलेंस कितना है? 80 में से 70 जमा किए हैं ना, तो 80 लाख में से 70 लाख बैंक में जमा कर दिए, तो कितना आपके पास बचा? 80 लाख रुपए आपके पास है, उसमें से 70 लाख रुपया हमको दे दीजिए, तो आपके पास कितना बचा? तब इतना सिंपल आंसर, 10 लाख आपके पास बचा है कि नहीं? तो 70 लाख रुपीस जो हमें आपने दिया, मीन्स जो बैंक में जमा किया, वो 70 लाख आपके कैश को कम करेगा कि ज़्यादा? बोलिए, तो कैश किधर से कम होगा? कोई कन्फ्यूजन? आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया, कोई दिक्कत? ऐसे ही आप जो भी कुछ करेंगे, अब सोचिए 70 लाख आपके यहाँ है बैंक के कॉलम में, और पासबुक में भी कितना दिख रहा है? अब पूरे साल भर, और ये दोनों साल के शुरुआत का है ना? साल के अंत में आप जितना भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पर आपको क्या देती है? इंटरेस्ट। तो बैंक ने आपको 7 लाख रुपीज इंटरेस्ट दे दिया, और आपके बैंक में कितना बैलेंस हो गया? कोई दिक्कत किसी को? आज के डेट में मैसेज अलर्ट की सुविधा आई है ना, कि हमारे अकाउंट से कुछ भी छेड़छाड़ होता है, चाहे पैसा निकले और चाहे पैसा, तुरंत हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो हम जान जाते हैं कि हमारे अकाउंट से ये चीज़ हो गया। लेकिन पहले एसएमएस अलर्ट की व्यवस्था नहीं थी, पहले तो फ़ोन नहीं, टेलीफोन हुआ करता था, तो टेलीफोन में कौन सा मैसेज आएगा कि आपके बैंक का बैलेंस इतना कम हो गया, है कि नहीं? और दूसरी चीज़, सबके पास सुविधा भी नहीं थी इसकी। तो बैंक उस टाइम आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा देती थी, आपको कुछ अता पता ही नहीं होता था। आप जब जाते थे तो यही मान के जाते थे कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा होगा, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हमारा तो बैलेंस बढ़ के कितना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको कुछ पता ही नहीं चला कि बैंक हमें इंटरेस्ट दी है कि नहीं दी है, तो क्या आप अपने कैश बुक में उसको लिखेंगे? आप तो नहीं लिखेंगे। बैंक ने अपने पासबुक में लिख लिया, आप तभी अपने कैश बुक में लिखेंगे जब आपको जानकारी, ध्यान रखेंगे, बैंक वाले कॉलम में बैंक से ट्रांजैक्शन जो होंगे और कैश वाले कॉलम में कैश के जो ट्रांजैक्शन होंगे वही लिखे जाते हैं। 7 लाख इंटरेस्ट बैंक ने दे तो दिया है, लेकिन आपको इसकी सूचना, अगर आपको सूचना नहीं है तो फिर क्या आप कैश बुक में फर्जी लिख लेंगे क्या? जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, लिख कैसे लेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। तो आपकी कैश बुक के डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है? 80 लाख और 70 लाख। इस साइड की बात करें, कैश के कॉलम में कितना, इधर कितना, तो कितना कम पड़ा?
तो लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख। हो गया। बैंक कॉलम में कितना है, यहाँ कितना है, तो यही 70 आ जाएगा कि नहीं। तो दोनों साइड का टोटल बराबर, ये हमारी कैश बुक बन गई। अब देखिए, हमने कहा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय कैश बुक का कैश कॉलम नहीं ध्यान रखना है। कैश कॉलम को हम कौन से कॉलम पे फोकस करेंगे केवल, क्योंकि बैंक वाले कॉलम से हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। क्लियर हो गया। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसी कॉलम से ही हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। सोचिए आपके बैंक कॉलम में कितना पैसा दिखाई दे रहा है कि बचा है। आपकी कैश बुक बता रही है कि हमारे बैंक में अभी भी 70 लाख रुपीज है। ये कौन बता रहा है, मारेंगे ना, कैश बुक। कौन बता रहा है, जबकि आपकी पासबुक कितना बैलेंस बता रहा है। बोलिए, दोनों में अंतर आ गया कि नहीं। यही डिफरेंस होने की वजह से ये चैप्टर लाया गया। बेस क्लियर हुआ। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस जो होता है, उसी डिफरेंस की वजह से ये BRS चैप्टर आया। अब यहाँ 70 लाख, यहाँ 77 लाख, 7 लाख से डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। वो क्यों हुआ, तो जब चेक करेंगे तो पता चला इंटरेस्ट की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, तो लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय, इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन, कहाँ नहीं रिकॉर्ड हुआ था, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये लिख करके पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 70 लाख, 7 लाख ला के इसी में जोड़ देंगे और लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 12 से 77, वहाँ भी 77, तो मैच कर गया कि नहीं। तो इसी वजह से हमारा BRS चैप्टर पढ़ा जाता। अब कोई दिक्कत, आगे के जितने भी स्टेटमेंट हैं अभी सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके पहले उसकी मीनिंग समझा देते हैं। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व कर ले जाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे के जो पॉइंट हैं उनको समझाते हैं। चलिए बोलिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बस ना, इन द बैंक, पेमेंट इन द बैंक। अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो आप क्या करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, तो इसे ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो करने से पहले छोटा सा BRS का पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, है ना। फॉर्मेट क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इस तरीके से फॉर्मेट होता है। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं प्लस आइटम और यहाँ लिखते हैं माइनस आइटम। ठीक है। आप जब भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो या तो कैश बुक का बैलेंस लेकर के बनाएंगे या तो पासबुक का। हमारे कैश बुक में बैलेंस भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। पासबुक में भी बैलेंस हो सकता है और ओवरड्राफ्ट हो सकता है। कैसे, तो ये आपका कैश बुक है,
है ना। अभी आपने देखा था कि कैश बुक किस साइड से बढ़ेगा, डेबिट साइड से बढ़ेगा और क्रेडिट साइड से घटेगा। ये आपकी पासबुक है। पासबुक में आपने देखा था कि डेबिट साइड से घटेगा और क्रेडिट साइड से ये इस साइड से और इधर से डिक्रीज होगा। अब सोचिए, आपने अभी जब 70 लाख रुपीस बैंक में जमा किया था तो वो 70 लाख रुपीस पासबुक में कौन सी साइड में दिखाई दिया था, कौन सी साइड में दिखाई दिया था, पासबुक में दिखाई दिया था। किस साइड में, क्रेडिट साइड में। कितना, 70 लाख, यही ना। तो आपके पासबुक के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है उसको हम बैलेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। किस साइड में, पासबुक के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए, बोलिए। आपके पासबुक के क्रेडिट साइड में 70 लाख जो दिख रहा है वो क्या बन गया। अब ध्यान से सोचिए, जब आपने 70 लाख रुपीस बैंक में जमा किया था तो वह 70 लाख कैशबुक के डेबिट वाले कॉलम में दिखा था कि क्रेडिट में। ये कैशबुक हम बैंक कॉलम से सिखा रहे हैं क्योंकि आपको अभी हमने बताया था ना कि पासबुक में, सॉरी, कैशबुक और पासबुक के जब मिलान करते हैं तो कैशबुक का सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब होता है, कैश वाले से। तो ये बैंक कॉलम की बात हो रही है। अभी जस्ट पीछे जब कैशबुक बना के दिखाए थे तो ज़रा सोच के बताइए, जो 70 लाख रुपीज़ हम बैंक में जमा किए थे वो 70 लाख रुपीज़ कैशबुक के डेबिट वाले कॉलम में लिखे थे कि क्रेडिट वाले में, डेबिट में। डेबिट साइड का जो बैंक कॉलम था उसी में 70 लाख रुपीज़ लिखा गया था कि नहीं। 70 लाख क्रेडिट में भी लिखे थे लेकिन वो बैंक कॉलम में नहीं था, वो कैश वाले में था। और हमने कहा कैश कॉलम को छोड़ देना है, किसकी बात करना है, बैंक का। तो बैंक कॉलम में 70 लाख किस साइड दिखा था, तो वो डेबिट में दिखा था कि नहीं, बोलिए। अब अगर हम कैशबुक के डेबिट साइड में जो पैसा दिख रहा है उसको बोले कि ये हमारा बैलेंस अमाउंट है तो कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत। तो कुल मिलाकर के अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस बोला है, मतलब कैशबुक में अगर डेबिट अमाउंट शो हो रहा है तो इसका मतलब वो बैंक है, सॉरी, बैलेंस है। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो मतलब वो भी बैलेंस है। और अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा हो, डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा हो, किधर, तो क्रेडिट अमाउंट हो, तो इसे हम बैलेंस नहीं ओवर ड्राफ्ट बोलते हैं। और पासबुक का डेबिट बैलेंस हो तो इसको भी हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो या तो इसको लेके बनाते हैं, या तो इसे लेके बनाते हैं, या तो इसे, या तो इसे। इन्हीं चार में से कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे बोलेगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक, डेबिट अमाउंट ऑफ कैशबुक। तो कैशबुक में डेबिट है तो क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलेंगे बैलेंस। दूसरा, कैशबुक में डेबिट की जगह क्या लिख दें, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक। तो कैशबुक में अगर क्रेडिट साइड में दिख रहा है अमाउंट
तो क्या बोला जाएगा? ओवरड्राफ्ट। इसी तरीके से पासबुक में भी डेबिट बैलेंस बोल सकता है कि नहीं? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो क्या बोला जाएगा? ओवरड्राफ्ट, है कि नहीं? और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक अगर बोला है तो उसे क्या बोलेंगे? ये समझ लीजिए कि अगर इतना जिसको भी समझ में आ गया तो बीआरएस उसका कभी गलत ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब क्वेश्चन में बोलेगा कि कैशबुक ऑफ मिस्टर एक्स शो ए डेबिट बैलेंस ₹70 लाख, तो वो यही नहीं समझ पाएंगे कि उसको यहां पर इस वाले कॉलम में लिखें कि इस वाले कॉलम में लिखें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट बोलता है तो दोनों क्या बनते हैं? और बैलेंस वाले हमें अमाउंट हमेशा प्लस में दिखाए जाते हैं, प्लस कॉलम में बैलेंस वाला लिखते हैं। ठीक है, और माइनस वाले कॉलम में ओवरड्राफ्ट लिखते हैं। ये जानते रहिएगा, अगर इतना जान गए हैं तो बीआरएस आपका गलत नहीं होने वाला है। बैलेंस वाला जाएगा प्लस में, ओवरड्राफ्ट वाले जाएंगे माइनस में, और बैलेंस वाला कहाँ जाएगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आपको क्वेश्चन में जब भी कैश बुक का डेबिट बोले तो समझ जाइए अमाउंट प्लस में लिखेंगे, पासबुक का किसका डेबिट बोले तो समझ जाइए अमाउंट माइनस में रखेंगे, पासबुक का क्रेडिट बोले तो समझ जाइए अमाउंट, और ये बोले तो अमाउंट। यही इस चैप्टर का सबसे बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर इतना समझ गए तो आप कर ले जाएंगे, है कि नहीं? अब ये समझ में आ गया कि इसको कहाँ रखेंगे, इसको आप लिख लीजिए। अब इसका पॉइंट समझाते हैं। जब आपका क्वेश्चन देगा तो कोई न कोई एक ही बैलेंस बताएगा, चाहे ये वाला बताए, चाहे ये वाला बताए, चाहे ये वाला बताए, और चाहे अभी हम जो आपको प्रैक्टिस करके सिखाएंगे वो ऊपर वाले से करके दिखाएंगे। बाकी की बात अब एक ही क्वेश्चन में चारों एक साथ नहीं कर सकते हैं ना, चारों समझना है तो अलग अलग करके समझेंगे। तो अभी हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का, तो उसी को लेके करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें तब फिर करा के आगे दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन में मान लीजिए आपके दिया हो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ₹70 लाख, कितना? तो इसको सबसे पहले बीआरएस में लेके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर किसके अकॉर्डिंग दिख रहा है? कैश बुक डेबिट। अभी हमने आपको बताया कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो अमाउंट किस में लिखेंगे? प्लस कि माइनस? तो ये 70,000 कहाँ रख देंगे? प्लस में रख देंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद अब एक एक स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि चेक इशू किया गया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया गया। कहाँ नहीं प्रेजेंट किया गया? 20,000 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन ये बनता है, अब देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो ये पूछ सकता है कि डेबिट बैलेंस कैश बुक का इतना शो हो रहा है, एक चेक इशू किया गया था इतने रुपए का लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोल दिया? फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। कितना? अब आपको सॉल्व करके दिखाना होगा।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताते हैं। पहले आपके कैशबुक में कितना बैलेंस है? 70 था। हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था, अगर कैशबुक में बैलेंस दिख रहा है तो वो पासबुक में भी बैलेंस ही होगा। और कैशबुक में ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक में भी ओवर। क्लियर हो गया? कैशबुक में कितना दिख रहा है? तो कैशबुक में रख देंगे 70,000। जो हमने कहा ना, जो कैशबुक में दिखता है वही कहाँ दिखता है? तो वही हम पासबुक में भी लिख देंगे। कोई कन्फ्यूजन? दोनों जगह 70,000 रख लिए। अब कैशबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक कौन मेंटेन करता है? और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेक किसने इशू किया है? चेक इशू का मतलब क्या होता है? चेक देना। चेक इशू का मतलब होता है, एक्चुअल में तो बोलते हैं निर्गमन करना, लेकिन वो शुद्ध ज़्यादा हिंदी हो जाएगी, नहीं समझ पाएंगे, तो देना समझिए। अब सोचिए, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको चेकबुक देती है कि नहीं? तो फिर वो चेक आप किसी को देंगे कि बैंक आके देगी? आप देंगे ना। तो इसका मतलब ये जो चेक इशू हुआ है 20,000 रुपये का, इसको किसने इशू किया? बिजनेस ने इशू किया, है ना। अब आप सभी लोग अपने आप को बिजनेस बना लीजिए। सोचिए आप बिजनेस हैं, आपने चेक किसी पर्सन को दिया, तो वह पर्सन उस चेक का पेमेंट करा लेगा कि नहीं करा लेगा? जैसे आप 20,000 रुपया हमको चेक काट के दे दीजिए कि सर आप अपनी फीस ले लीजिए, हम कैश नहीं देंगे। तो जब आप चेक हमें देंगे तो आप तो यही मानेंगे ना कि सर इस चेक को अपने अकाउंट में लगा करके पेमेंट करा लेंगे। तो बताइए, हम अगर उस चेक को पेमेंट करा लेंगे तो आपके बैंक का बैलेंस कम होगा कि ज़्यादा? कम। जैसा फीलिंग आपको हो कि हमारे बैंक वाले बैलेंस के साथ ये होने वाला है, वही आप कैशबुक में करेंगे। कैशबुक में जो बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है वो अपने मन की बात सुन के करता है। बार बार मैनेजर से जाकर नहीं पूछेगा का हो चेकवा पेमेंट लेने आया, बताओ थमो लिख लें। यही अगर वो करने लगे तो दुकान किस दिन चलाएगा? आप सोचिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप 20,000 का चेक हमको दे दिए और रोज़ आप सिविल लाइन जा रहे हैं पूछने कि 20,000 के एक चेक दिए थे, इसका गार्डियन को पेमेंट लेने आए कि नहीं? तो कहेगा नहीं, कल फिर पहुंच गए। अगर रोज़ आप यही करें तो फिर आपका दुकान कब खुलेगा? ये एक चेक की बात कर रहे हैं, आप 100 चेक अगर इशू कर दें तो 100 बार जाएंगे 100 बैंक में, और कुछ दिन बाद मैनेजर भी आपको डांट देगा, कहे तुम पागल होगल हो क्या, आके फालतू मेरा टाइम पास करते हो। 100 चेक दिए हो, 100 लोग की चले हम रोज तुमको लिस्ट बताएं? चलो जाओ प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने पासबुक का क्या निकलवा लो, पेमेंट हो गया होगा तो उसमें छप गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो जब उसने डांट के आपको कहा जाओ प्रिंट आउट निकलवा लो, तो जब आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आपकी पासबुक में पता लगा ये 20,000 का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने चेक तो इशू किया था, जिसको चेक दिया उसने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। कहाँ? सोचिए, जिसको आपने चेक दिया था जब वो चेक बैंक के पास लेके गया ही नहीं पेमेंट के लिए, तो बैंक फर्जिए पेमेंट कर देगी क्या? तो बैंक ने जब पेमेंट ही नहीं किया, तो जो बैंक ने बैलेंस आपका बना रखा हुआ था, क्या वो बैलेंस कम कर देगा? तो बैंक ने तो पासबुक में कुछ भी नहीं कम किया। पासबुक में कितना दिख रहा है अभी भी? 70। लेकिन आपका दिल क्या बोला था कि हम चेक जिसको दिए हैं वो इसका पेमेंट ले लेगा और हमारे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। यही तो आपका दिल बोल रहा था। जो दिल बोले वही यहाँ करिए। तो आपने क्या कर दिया? कैशबुक में 20,000 से कितना कर दिए आप? 50,000 कर दिए। बोलिए, स्टेटमेंट का असर कैशबुक पे क्या पड़ा, पासबुक पे क्या पड़ा? इफेक्ट आपने देख लिया कि नहीं? जब आपने इफेक्ट में देखा तो इफेक्ट में शो हो रहा है कि कैशबुक 20,000 से कम हो गई, लेकिन पासबुक नहीं कम हुआ। तो अब आगे क्या करें? क्योंकि हमें कैशबुक पासबुक दोनों मैच कराना है, इसीलिए तो BRS बना रहे हैं ना।
तो मैच कराने के लिए क्या करें, इस 50 को 70 पे ले जाएं, 70 को 50 पे ले आएं? 50 को 70 को क्यों 50 पे ना लाएं? सर क्योंकि जो पासबुक में हम अपने आप से कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी कैशबुक में चेक कर सकते। चलिए, वो तो हो गया ऑथेंटिक नियम। दूसरा, हम इसलिए ले जाएंगे क्योंकि सबसे ऊपर क्या लिखे हैं, बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक। जो ये ऊपर सबसे लिखा जाता है ना, वही हमेशा बेस बनता है। वही क्या बनता है, बेस। बेस बन जाता है। तो ये आपका बेस हो गया। कौन, कैशबुक। कैशबुक आपका क्या हो गया, बेस। बेस हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो सर। जो बेस होता है वो हमेशा अपने अपोजिट वाले के बराबर जाता है। बस इतना जानते रहिएगा, कभी बीआरएस गलत नहीं होगा। जिसको बेस आपने बनाया है वो बेस किसके बराबर जाएगा, अपोजिट पासबुक के बराबर। बराबर जाएगा। तो अपोजिट के बराबर जाने के लिए क्या किया जाए, 70,000 जोड़ दें, सॉरी कितना, 20,000। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 70। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये 20,000 ऐड होगा कि नहीं, तो प्लस वाले कॉलम में। किस कॉलम में, प्लस। अब आपका यहाँ हो जाएगा ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन, हो गया। और तो कुछ था ही नहीं, इस कॉलम में कुछ भी नहीं। इसमें कितना, तो आप यहाँ लिख देंगे 90,000। कितना लिख दिया, तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक और यहाँ क्रेडिट। क्लियर हो गया? तो ये आपका 90,000 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही आप क्वेश्चन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सॉल्व करेंगे। तो अब हर पॉइंट को क्वेश्चन के साथ ऐसे ही सॉल्व कर करके दिखाते हैं कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। सिर्फ प्लस और माइनस दिखाते हुए चलते हैं, बाकी और उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अगला स्टेटमेंट जो है उसको बोलिएगा। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया है कि जुड़ेगा कि माइनस होगा। ये पहला स्टेटमेंट ऐड होगा बीआरएस में, है ना, वो भी कब, जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस है। ऐसे ही दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट, फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, यस सर, फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। but not yet credited बाय बैंक। कुछ भी अमाउंट ले लें। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। चलिए, अब सोचिए, बैलेंस तो हमेशा 70 ही लेके चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों जगह 70 रख लिए। स्टेटमेंट करा, चेक डिपॉजिट किया गया है कहाँ, बैंक। क्या करने के लिए। कलेक्शन। तो जरा सोच के बताइए, बैंक में चेक को कौन जमा करेगा, कौन जमा करेगा, बिजनेस ने जमा किया है कि नहीं। मीन्स बिजनेसमैन जो था उसने जमा किया बिजनेस के बिहाफ में। सोचिए, अगर आप 40,000 रुपये का चेक बैंक में ले जाके जमा करते हैं कि इसका क्या कर लीजिएगा,
कलेक्शन कर लीजिएगा। तो जिस दिन आप बैंक में जमा करके आते हैं उस दिन आप क्या मानेंगे कि बैंक ये 40,000 रुपया कलेक्ट कर लेगी और कलेक्ट करके हमारे खाते का बैलेंस बढ़ा देगी। यही तो सोचेंगे ना। तो आपके अनुसार बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब बढ़ है, बढ़ रहा है। तो पासबुक में आप क्या कर देंगे? इंक्रीज 40,000 रुपया बढ़ा देंगे। 40,000 बढ़ा देगी। बढ़ा दिए। कितना बैलेंस हो गया? 11,000। आपके अकॉर्डिंग 1,10,000 हो गया। यस सर। ये ट्रांजैक्शन का अफेक्ट है। ये ट्रांजैक्शन का क्या है? अफेक्ट है। उसने कैशबुक पे अफेक्ट डाला 40 से बढ़ा करके, लेकिन करा बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। या फिर ये भी लिख सकता है बट नॉट कलेक्टेड बाय, दोनों लाइन ये बोल सकता है। बैंक ने जब कलेक्ट ही नहीं किया तो क्या बैंक आपके पासबुक का बैलेंस बढ़ाएगी? नो सर। तो वहाँ अफेक्ट नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं पड़ा। तो 70 और 110 हो गया। बेस किसको बनाए हैं? कैशबुक। कैशबुक को। बेस किसे बनाए हैं? कैशबुक। तो कैशबुक किसके बराबर लेके जाएं? पासबुक। पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करें कि दोनों बराबर हो जाएंगे? 40,000 माइनस। हैं? 40,000 माइनस। माइनस कर देना पड़ेगा। क्या करने से दोनों का बैलेंस बराबर हुआ? माइनस कितना? 40,000। तो ये 40,000 जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो BRS में कौन से कॉलम में चला जाएगा? माइनस कॉलम में चला जाएगा। किसमें? माइनस। क्लियर हो गया ना? यस सर। बोलिए। यस सर। तो ये 40,000 माइनस के कॉलम में जाएगा। यही सिर्फ आपको अब समझाएंगे कि कौन प्लस में जाएगा और कौन। माइनस। तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में लिखा है तो समझ जाएंगे, यस कर लेंगे यस कि चेक डिपॉजिट किया तो इसका मतलब बिजनेसमैन ने ये मान लिया कि हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। कैशबुक बढ़ाया लेकिन बैंक कलेक्ट नहीं कर पाई तो पासबुक नहीं बढ़ा। दोनों का बैलेंस मिलाए तो अलग अलग दिखा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा? 40,000 से माइनस। समझ में आया? यस सर। इस लाइन को भी आप लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट को बताते हैं। अगला पॉइंट क्या है? Check paid into bank for collection but dishonored by the bank. चेक पेड इनटू द बैंक, फिर For collection. फॉर कलेक्शन। सेम वही लाइन है ऊपर वाला। For collection but not dishonored by बट डिसऑनर्ड और कुछ है? by the bank. अमाउंट 10,000 रख लेते हैं इसका। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। आपने चेक पेड किया है कहाँ? बैंक में चाहे पेड बोले और चाहे डिपॉजिट बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपने 10,000 का चेक बैंक में जमा किया तो आप क्या मानेंगे? बैलेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा, यही ना। लेकिन चेक क्या हो गया? Dishonored. डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि चेक का पेमेंट नहीं हुआ, कलेक्शन। ये क्यों होता है डिसऑनर? तो कोई भी रीजन हो सकता है। साइन ना मैच करना, बैलेंस नहीं था, कुछ भी हो गया, है ना। तो बैंक में जब आप चेक जमा करके आए थे तो आप माने थे कि बैंक ये पैसा कलेक्ट कर लेगी और हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी कैशबुक का बैलेंस भी क्या कर दिया? कितना पहुंचा दिए? 80. जब चेक ही डिसऑनर हो गया तो बैंक कुछ कलेक्ट करी क्या? No sir. कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये किसके बराबर जाएगा? Passbook. तो क्या कर दें? 10,000 minus. 10,000 माइनस कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? बोलिए। Yes. तो इस स्टेटमेंट में क्या करने पे दोनों बराबर हुए हैं? Minus. माइनस करने पे दोनों बराबर. बराबर हो गए। तो फिर ये 10,000 वाला स्टेटमेंट प्लस कॉलम में लिखा जाए कि माइनस? Minus. तो इसको लिखेंगे माइनस के कॉलम में। क्लियर हो गया? Yes.
अगला पॉइंट देखें, इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Interest allowed by bank. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। फिर बस। बस इसको आगे और भी जोड़ सकता है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना। अगर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख देता है तो आसान हो जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट समझ जाते हैं, इसीलिए सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय। बैंक। अब इसका क्या होगा? 15,000 का इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया। अलाउ मतलब होता है देना। बैंक ने आपको 15,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। बोलिए, बैंक आपके घर आके इंटरेस्ट देती है क्या? नो सर, तो क्या करती है? हमारे अकाउंट में वो 15,000 बढ़ा देगी। बढ़ा देगी, यही ना। जितना इंटरेस्ट बैंक को देना था वो आपके घर आकर के नहीं देती है, बल्कि आपके पासबुक वाले बैलेंस को उतने ही रुपए से बढ़ा देती है कि नहीं? तो पासबुक में कितना पहुंच गया? 85,000। अब बैंक ने 15,000 से पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया। बिजनेसमैन को तो पता ही नहीं है। तो बिजनेसमैन को जब पता ही नहीं है तो क्या वो कैश बुक बढ़ाया? नो सर, तो फिर वो कैश बुक नहीं बढ़ाया, तो कैश बुक में कितना दिख रहा है? 70. यहाँ 70 दिख रहा है और यहाँ 85. तो दोनों का डिफरेंस हुआ कि नहीं? बैलेंस। तो बेस ये है, ये किसके बराबर जाएगा? पासबुक तो क्या कर दें? प्लस. इसका मतलब अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप का स्टेटमेंट है तो बीआरएस बनाते समय कौन से कॉलम अमाउंट लिखेंगे? प्लस. प्लस के कॉलम में। कितना 15,000। आया समझ में कि नहीं? दिक्कत तो नहीं हो रही है? यहीं एक पॉइंट और समझा देते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक जो लिखा है, इसकी जगह लिख सकता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। ये भी लाइन लिख सकता है कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। चार्ज का मतलब होता है लेना, ठीक है। इसका मतलब इस केस में बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया नहीं, उल्टा आपसे लिया। तो आपके घर आके मांगेगी क्या? नो सर, तो क्या करेगी? पासबुक से डेबिट, क्रेडिट, तो आपके 70,000 जो दिख रहा है उसी में से क्या कर देगा? 5,000 डेबिट। डेबिट मीन्स माइनस कर देगा। तो वहाँ कितना? कैशबुक वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, नो सर, तो बराबर करने के लिए क्या कर दें? माइनस। बोलिए। तो ये 5,000 कहाँ चला जाएगा? माइनस। समझ में आया कि नहीं केस? यस। बैंक इंटरेस्ट देती है तो प्लस में, अब बैंक इंटरेस्ट लेती है तो माइनस. कोई दिक्कत? नो सर। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। इसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट भी कलेक्ट किया, डिविडेंड भी कलेक्ट किया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बस, और कुछ नहीं बोला? नो सर। बैंक ने कलेक्ट किया, तो सोचिए इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया और क्या कलेक्ट किया? डिविडेंड जानते हैं नहीं क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है जब आप अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उस कंपनी को पैसा दे करके उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो जिस कंपनी का आप शेयर खरीदे हैं वह कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी देती है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी देती है। तो जो हिस्सा आपको मिलता है उसी को किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो बैंक ने आपका इंटरेस्ट और आपका डिविडेंड कलेक्ट किया। कलेक्ट किया यस सर।
तो बैंक कलेक्ट करेगी तो क्या आपके घर आके पहुंचाएगी? नो सर, तो क्या करेगी? पासबुक पर प्लस कर देगी। तो आपकी पासबुक को उसने बढ़ा दिया, तो ये कहाँ पहुंच गया? 95। आपको तो जानकारी है ही नहीं, नो सर, आपने कुछ भी नहीं किया। तो फिर दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें? सर इसमें प्लस करना, यहाँ पे प्लस 25 प्लस कर दें तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? यस, तो क्या करने पे बराबर हुआ? प्लस तो ये आ जाएगा 25 कौन से कॉलम में? प्लस, प्लस के कॉलम में। समझ में आ रहा है ना? यस सर, अगला पॉइंट क्या है? interest charged by bank वो वाला तो अभी पॉइंट समझाए ही थे, अलाउड के साथ ही चार्ज वाला जोड़ दिए थे ना, हाँ वो वहीं से हो गया। सर वो ऑन ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बाय बैंक बैंक और कुछ ऑन ओवरड्राफ्ट, ऑन ओवरड्राफ्ट, वही मतलब होगा। बस थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट वर्ड को लेके आप घबरा रहे हैं तो उसको भी बता देते हैं, बाकी सेम ट्रीटमेंट वही होगा जो अभी समझाए थे। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पैसा एक्सेस मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ हिज अकाउंट। बैंक से जब आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो क्या बोलते हैं? सोचिए, आपने जितना भी पैसा एक्सेस विड्रॉन किया है, बैंक उस पर आपसे इंटरेस्ट लेगी कि आपको इंटरेस्ट देगी? सर लेगी, इंटरेस्ट। लेगी, तो ओवरड्राफ्ट पे जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, वो आपके घर आके मांगेगी नो सर, कि आपके अकाउंट से काट लेगी? बैंक ने अकाउंट से काट लिया, आपको पता है क्या? नो सर, तो आपने कैश बुक को तो नहीं कम किया, लेकिन पासबुक कम, हो गया, तो बराबर करने के लिए माइनस, बस क्लियर हो गया ना? माइनस में ये जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? कमीशन एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, ये भी सेम उसी तरीके से है। कमीशन एंड बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, चार्ज्ड बाय द बैंक। अब सोचिए, चाहे कमीशन हो और चाहे बैंक चार्जेज हो। बैंक चार्जेज जैसे हम एसएमएस अलर्ट की व्यवस्था लिए हैं तो बैंक उसका कुछ पैसा काटती है, एटीएम लिए हैं उसका कुछ पैसा काट रही है, पासबुक साल भर में कई पास कराते हैं तो बैंक उसका पैसा काटती है। तो ये सब बैंक चार्जेस के नाम से जाने जाते हैं, है ना? कमीशन भी कुछ काटती होगी, आपके बिहाफ में जो भी काम करती होगी बैंक, उसके बदले बैंक आपसे कमीशन लेती है। तो ये दोनों ही पैसा बैंक क्या कर रही है? चार्ज कर रही है। चार्ज का मतलब होता है लेना। तो बैंक आपसे अगर ले रही है तो आपके घर आके लेगी क्या? नो सर, जितना भी पैसा बनता है बैंक आपके पासबुक को क्या कर देगी? माइनस, बैंक ने आपके पासबुक को माइनस किया लेकिन आपको जानकारी, नहीं है, तो आपकी कैश बुक माइनस नहीं हुई, नहीं हुआ, आपकी कैश बुक माइनस। नहीं हुआ, तो फिर यहाँ का बैलेंस कम दिख रहा है ज़्यादा, कम, तो फिर बराबर करने के लिए यहाँ भी, माइनस, तो ये कहाँ स्टेटमेंट जाएगा? माइनस, माइनस में चला जाएगा। क्लियर हो गया? लिखने की जरूरत अब नहीं है ना, स्टेटमेंट अब समझ तो ले रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? direct payments made by the bank on behalf of customers डायरेक्ट पेमेंट, फिर डायरेक्ट पेमेंट made by the bank मेड बाय द बैंक on behalf of customers ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है। अब सोचिए, बैंक ने क्या किया? सीधे पेमेंट कर दिया, किसके बिहाफ में? customer की कस्टमर के बिहाफ। तो कस्टमर बैंक का कौन होता है? जो बैंक का अकाउंट होल्डर होता है। अगर हम बैंक में खाता खुलाते हैं तो बैंक के हम ही लोग कस्टमर कहलाएंगे, और आप लोग हमारे क्या हैं? कस्टमर हैं, है कि नहीं है? जो जिससे दो पैसा कमाता है वही पर्सन उसके लिए क्या कहलाता है? कस्टमर, कस्टमर। अगर आप बैंक में खाता ना खुलाएं तो बैंक वाले कमाएंगे कहाँ से? आप ही के पैसे से तो वो कमाते हैं, तभी तो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लीजिए। यस, तो आप बैंक के क्या कहलाएंगे? कस्टमर, आपके बिहाफ में बैंक ने पेमेंट कर दिया सीधे, है कि नहीं? यस, जैसे आप एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लीजिए, यस, तो आप एसबीआई बैंक के क्या कहलाएंगे? कस्टमर,
आपने SBI बैंक से बोला कि सुनील सर के खाते में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो उसने डायरेक्ट जमा कर दिया। जैसे अब देखते हैं ना, लोग LIC कराते हैं, LIC को लिंक करा देते हैं अपने अकाउंट से, तो जब डेट आती है सीधा पैसा कट जाता है। वो सो भी रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, तब वो खाते से पैसा कट गया। तो कुल मिला करके बिजनेसमैन को फिर पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है जब वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया 15,000 का, तो पासबुक का बैलेंस उसने माइनस कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ बैलेंस कितना हो गया? 55 हो गया। यस सर, आपको तो पता है ही नहीं आपका बैलेंस कितना, 70,000 तो फिर बराबर करने के लिए माइनस तो ये कौन से ये स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा? माइनस माइनस में। कोई दिक्कत? तो ये स्टेटमेंट माइनस में चला जाएगा, है ना। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो पेमेंट अगर बैंक ने कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर के बिहाफ में, तो बैंक कलेक्ट करेगा तो बैलेंस बढ़ाएगा घटाएगा? से बढ़ाएगा। बढ़ाया। आपको पता है क्या? नो सर, तो आपका बढ़ा नहीं, नो सर, तो फिर बराबर करने के लिए बढ़ाएंगे। तो प्लस वाले में चला जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द डेप्टर, वही से डेटर्स के थ्रू किया गया। अब ये लाइन अगर एग्जाम में आ जाए तो कन्फ्यूजन जरूर बन जाता है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय, इनटू बैंक बाय द डेप्टर, अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय द डेप्टर। यही वर्ड आपको घुमा देगा। अगर आप डेटर्स का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लाइन बोलना क्या चाहता है। डेटर्स का मतलब होता है कि जिससे पैसा लेना है कि नहीं? जिससे पैसा लेना है। सोचिए किसी से आपको 10,000 रुपया लेना था और उसने सीधा कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। सीधा बैंक में जमा कर दिया। तो अगर उसने सीधा बैंक में 10,000 रुपया जमा कर दिया तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा कि कैश का? बैंक का। बैंक का 10,000 से बढ़ गया, यस सर, तो कितना पहुंच गया? 80,000। आपको तो पता ही नहीं है, नो सर, तो बराबर करने लिए क्या कर दें? प्लस प्लस। तो ये स्टेटमेंट दिया होगा तो कौन से कॉलम में जाएगा? प्लस। प्लस में जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर, आगे क्या पॉइंट है? खत्म। खत्म। यस सर, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को गलत करने वाले जो पॉइंट हो सकते हैं वो आपको सारे पॉइंट समझा दिए गए हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर लेंगे। यस सर, एक तरीके से भी आपको समझाए हैं कि कैश बुक का अगर आप बेस लेकर के बनाते हैं तो फिर उस केस में कौन सा आइटम प्लस हो रहा होगा और कौन सा आइटम। माइनस। सारे स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया गया कि ये स्टेटमेंट प्लस होगा, ये स्टेटमेंट माइनस। क्यों होगा, उसका रीजन भी आपको बता दिया गया। लेकिन क्या रीजन पे कौन से केस में ऐसा होने वाला है? कैश जब हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके बना रहे हों तो तब। क्लियर हो गया। अभी हमारा 3 पॉइंट और बचा है। पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का भी क्रेडिट बैलेंस। अभी तो एक ही लेके पढ़े हैं ना, तो बचे हुए तीनों पॉइंट के भी बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो अभी पॉइंट आपने देखा है ये थोड़े से इजी पॉइंट थे, थोड़ा सा इसको घुमा के भी देता है। जैसे आप जितना चेक जमा किए कलेक्शन के लिए, हो सकता है 4 चेक आप कलेक्शन के लिए दिए हों, बैंक ने 3 कलेक्ट कर ले लेकिन एक ही ना कर पाए, तो BRS में कौन सा आएगा? 3 आएगा कि 1 आएगा? सर, एक आएगा। 1 आएगा। जो ना हो पाए वही आता है, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। तो इससे रिलेटेड भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतने पे ही क्लास को रोकते हैं। कुछ समय के बाद फिर अभी मिलते हैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे।